यूक्रेन का संकट कितना गहराएगा, कितना लंबा चलेगा? बाजार में महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन ही गया है। इक्विटी बाजार में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, निचले लेवल के नए स्तर हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, कच्चे तेल का जो दाम है वो बढ़ रहा है, सोना यहाँ पर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। इन तमाम समीकरणों को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को एक निवेशक कैसे बनाए, खासतौर से वो निवेशक जिन्होंने 2021 में निवेश की शुरुआत की है। 2022 आपके लिए ऐसा साल है जहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर आप वो सब सीखेंगे जो शायद इतने सालों में निवेशक एक बार में नहीं सीख पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता खपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। तमाम बातें जो मैंने अभी अभी की हैं, इनको ध्यान में रखते हुए एक कैसे सधा हुआ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाए, आज इसी पर होगी बारीकी से बात। और मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, कोटक एएमसी के प्रेसिडेंट और सीआईओ हर्षा उपाध्याय। हर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। शुरुआत साफ तौर से रशिया यूक्रेन के संकट के साथ ही मैं करना चाहती हूं, क्योंकि इसका अंदेशा था, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा था। यहां पर अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो संकट है और कितना गहराता है और कितना लंबा चलता है। हालांकि इसका असर हम चौतरफा देख रहे हैं, इक्विटी बाजार पे देख रहे हैं, कमोडिटी बाजार में देख रहे हैं, कच्चे तेल पर देख रहे हैं। अब आपसे मुझे यह समझना है कि भारतीय संदर्भ में अगर मैं इस जंग को, इस महायुद्ध को समझना चाहूं तो किस तरह से प्ले आउट होता हुआ आप देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म का आपको ये कंसर्न लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये लंबी अवधि तक हमें परेशान करेगा, हमारे बाजारों को परेशान करेगा? देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। पहले सबको ये इस बात का आशंका था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा या इतना बड़ा जंग उठ जाएगा। क्लियरली अभी लग रहा है कि अगर ये यूक्रेन और रशिया के बीच में ही सीमित रहेगा तो शायद इसका असर बहुत देर तक मार्केट्स पे, कमोडिटी मार्केट्स हो या इक्विटी मार्केट्स हो, इतना ज्यादा शायद नहीं रहे। बट अगर इसमें बाकी वर्ल्ड पावर्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो लंबा हो सकता है, फिर असर भी उतने ही ज्यादा तीव्र हो सकता है। जैसे हमने देखा है कि कमोडिटी मार्केट्स में ऑलरेडी प्राइसेस ऊपर गए हैं, इसलिए कि एक तो रशिया और यूक्रेन उस जो रीजन है वहां से काफी सारे कमोडिटीज का प्राइसेस डिटरमिन होते हैं, और वहां पे अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली प्राइसेस पे असर पड़ेगा। और दूसरा एक आशंका है कि अगर यूएस सैंक्शंस बहुत क्या बोलते हैं, क्रिटिकल होते हैं, तो उसमें भी कमोडिटी वहां से बाहर निकल नहीं पाएगा। सप्लाई डिसरप्शन ना रहे, लेकिन उस पर अगर सैंक्शंस लग गए हैं तो प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। तो ये सब अभी इस मामले पे बात करना डिफिकल्ट है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में या 1-2 हफ्ते में ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन के अलावा भी बातें हैं जो हमारे भारतीय बाजारों पर और निवेशकों के पोर्टफोलियो पर असर डाल रही हैं। सवाल ये है कि इसको अब इस संदर्भ में प्ले आउट कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 एक ऐसा साल साबित हो रहा है, खासतौर से उन निवेशकों के लिए जो 2021 में बहुत मुनाफा कमा चुके हैं, तो उनके लिए तो ये एक नई तरह की सीख है। लेकिन इस सीख में आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए और किसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा? कौन कौन सी मुख्य और बड़ी चिंताएं हैं आपके मुताबिक? हर्षा जी, ये बताएं। देखिए, 2020 के जो कोविड लोस थे वहां से लेके करीब करीब अक्टूबर 2021 तक मार्केट एक तरफा ऊपर जाता रहा। ऐसे मार्केट्स के माहौल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हमने भी मार्केट्स में काफी समय बिताए हैं, लेकिन यूजुअली जब भी मार्केट्स ऊपर जाते हैं उसके साथ गिरावट भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा हुआ पिछले 18-20 महीने में कि मार्केट्स एक तरफा ऊपर गए हैं, और उसमें उसके अंदर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो बढ़ोतरी देखी गई वो लार्ज कैप से भी बहुत ज्यादा था। तो उस हिसाब से जो 2020 में हुआ है या 2021 में जो हुआ है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं, और ये नहीं कह सकते हैं कि आगे भी जाके उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे और उतने ही कम वॉलेटिलिटी रहेगा। जैसे जो इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं उनको सबको पता है कि इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी होता है, और उसको ऊपर नीचे देख के ही, इन्वेस्ट करके ही आपको अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि अगर 2022 को देखें तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो रिटर्न्स 2020 में या 2021 में एक तरफा रिटर्न जो आए वो जरूर बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स थे, उतना शायद एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की आपने बात की पहले,
उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं और जो वैल्यूएशन का एक रिस्क है, ये सब देखते हुए मार्केट में उतार चढ़ाव तो जरूर होगा। लेकिन अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम एसआईपी बोलते हैं, तो उस हिसाब से वो वोलेटिलिटी को मैनेज करके लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। वही एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। बिल्कुल। और बेहतरी से मैं समझना चाहूंगी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और उसके इम्पैक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जो कि साफ तौर से 100 के पार अब जा चुका है। अब ऐसे में जो भी समीकरण बनते हैं वो तो हमें हालातों के मुताबिक पता चलेगा, लेकिन अब जो कीमतें क्रूड की हमें दिखाई दे रही है, महंगाई इससे और बढ़ेगी। ये बढ़ी हुई कीमतें क्या हमें शॉर्ट टर्म के लिए परेशान करेंगी, या आपको लगता है कि ये जो बढ़ी हुई कीमतें ये लंबे समय के लिए हैं और हमारे महंगाई से लेके हमारी जेब सब पर असर करेगी? देखिए, इसका असर शॉर्ट टर्म में रहेगा या लॉन्ग टर्म में भी होगा, वो तो आज के दिन में बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये जो यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना एस्केलेट होगा और कितना जल्दी निपट जाएगा, इसके बारे में किसी को अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है आज के दिन में। अगर ये शॉर्ट टर्म में निपट जाता है तो मेरे ख्याल से ये जो नी जर्क रिएक्शन बोल सकते हैं हम, जहाँ पे कच्चा तेल का जो भाव बढ़ा है $100 प्रति बैरल, वो शायद थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये लंबी अवधि के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहा या ग्लोबल मेजर्स भी उस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो शायद थोड़ा लंबे अवधि के लिए इसका नेगेटिव असर आ सकता है। दो असर हम देखते हैं, एक तो महंगाई पे, जैसे आपने बताया इंडिया में बहुत ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट होता है, तो उस हिसाब से इंपोर्ट बिल में काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और महंगाई भी ऊपर जा सकता है। और दूसरा है कि जो भी हम कंपनीज को देखते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये तो रॉ मटेरियल के तरफ से या तो फ्यूल के तरफ से कच्चे तेल पे डिपेंडेंट है, और उसके प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में ऊपर जाते हैं तो या तो आपके फ्यूल कॉस्ट ऊपर होगा या फ्रेट कॉस्ट ऊपर होगा या रॉ मटेरियल कॉस्ट होगा, तो यानी कि पूरा मार्जिन्स पे इसका एक नेगेटिव असर हो सकता है। तो लेकिन वही देखना है कि कितना लंबा ये युद्ध चलता है और कितना देर तक कच्चा तेल ऊपर के भाव पे ट्रेड होता है। बिल्कुल। हर्षा जी, एक और बात सोने को लेकर, देखिए हम इस वक्त उन तमाम कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि ग्लोबल बाजार से कनेक्टेड है और इनका असर हमारी भारतीय कीमतों पर भी पड़ेगा, और इसमें सोना जो कि इस तरह के क्राइसिस में हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है, और सोने के साथ साथ चांदी और तमाम बेस मेटल्स में भी एक तरह का रनअप है जो कि हम आता हुआ देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये रनअप कितना होगा, और किसी को अगर अपने पोर्टफोलियो में मौजूदा समय में कमोडिटीज़ के लिहाज से कोई बदलाव करने हैं तो क्या कर लेने चाहिए इस रनअप को देखते हुए, क्योंकि साफ तौर से ये संकट कितना लंबा चलेगा हम कोई बोल नहीं सकते, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो आपको ऊंची कीमतें दिखाई दे रही हैं, इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, मेरा इस पे भी जवाब वही रहेगा कि ये शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट या लॉन्ग टर्म है, उसके ऊपर गोल्ड के ऊपर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का बात करते हैं, गोल्ड हर एक के पोर्टफोलियो में शायद 5 या 10% होना चाहिए। उतना होने से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा, और जैसे जैसे अभी हमने मार्केट में देखा है, बाकी सब एसेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, सब गिर रहे हैं, लेकिन गोल्ड एसेट क्लास ऊपर जा रहा है, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है। लेकिन आज के दिन में अगर कोई गोल्ड में और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो वो उनके उनके हिसाब से फिर वो उनको देखना पड़ेगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना लंबा चल सकता है, क्योंकि अगर एक बार कॉन्फ्लिक्ट अगर सुलझ गया तो मेरे ख्याल से फिर जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, निवेश होंगे, वो फिर वापस इक्विटी में ही ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न्स शायद लंबी अवधि के लिए बेटर मिले। भारतीय बाजारों की बात करते हैं और अब भारतीय ट्रिगर्स पर फोकस करते हैं। खैर, इस संकट का असर तो चौतरफा ग्लोबल बाजारों पर पड़ ही रहा है, लेकिन अगर इसको हम क्षणिक भर के लिए छोड़ दें हर्षा जी, और भारतीय बाजारों के भारतीय घरेलू ट्रिगर्स के बारे में मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा ट्रिगर और चिंता आपके लिए कौन सी है? देखिए, एक तो वैल्यूएशन रिस्क है, क्योंकि अभी भी मार्केट करीब करीब 19 टाइम से 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, जो अगर आप पिछले 10 साल के एवरेज मल्टीपल देखेंगे उससे थोड़ा सा महंगा ही है अभी भी करेक्शन के बाद भी। और दूसरा है कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम आशंका रख सकते हैं कि हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट्स
बढ़ेंगे जरूर, उतने फास्ट पेस पे नहीं होगा, लेकिन जरूर इस लेवल से बढ़ सकते हैं। वो भी एक इक्विटी के लिए नेगेटिव बोला जा सकता है, इक्विटी वैल्यूएशन। और तीसरा है जो अर्निंग्स की बात किया था मैंने, जो 18-19% का ग्रोथ है, वो अगर आप हेडलाइन नंबर्स देखते हैं 18-19% बिल्कुल एक अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है, लेकिन ये हर एक सेक्टर से नहीं आ रहा है, कुछ ही सेक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मार्केट्स में जो हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखे हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस हर एक सेक्टर का, हर एक स्टॉक का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, उस टाइप का मार्केट शायद ना रहे। और मार्केट में जो यूनिफॉर्मिटी थी रिटर्न्स को लेके, वो शायद नहीं रहेगा। और जो जहाँ जहाँ पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ स्टेडीनेस मिलेगा, वहाँ पे शायद वैल्यूएशंस मेंटेन हो सकते हैं या इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे वहाँ पे जरूर स्टॉक डिक्लाइंस देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से बॉटम अप पोर्टफोलियो पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। सेक्टोरल टॉप डाउन व्यू से इतना शायद बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्लियरली यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और गहराई में जाकर सेक्टर स्पेसिफिक आपसे बात करना चाहूँ, तो 2022 में अब तक और जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह के ट्रिगर्स की अभी तक हमने चर्चा की है, किस तरह के सेक्टर्स पर आपका तवज्जो है और किसे आप किस तरह से ट्रैक कर रहे हैं? देखिए, कोटक म्यूचुअल फंड में आज के दिन में हमारे पोर्टफोलियोज में साइक्लिकल बास्केट जो है, जिसमें हो गया आपके इंडस्ट्रियल्स, इंजीनियरिंग, कैप गुड्स, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब सेक्टर्स पे ओवरवेट पोजीशन है। तो हमारा मानना ये है कि जैसे जैसे कोविड से हम बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट होगी और उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी है कि अर्निंग्स सरप्राइजेस आए ये सब सेक्टर्स पे। लेकिन अगर आप देखते हैं आईटी या एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी बहुत महंगा है और वहाँ पे अर्निंग सरप्राइज आने का कोई चांसेस नहीं दिखते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जब भी मार्केट एक लेवल पे सेटल होगा और वहाँ से जब भी फिर से तेजी आएगी, तो साइक्लिकल सेक्टर्स ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि आईटी या एफएमसीजी। तो ये हमारा मानना है। हर्षा जी, साफ तौर से अगर हम बाजार में निवेश करने की बात करें तो ये साल तो काफी हद तक चौपी रह सकता है, लेकिन 2021 में किसी ने अगर अपना पोर्टफोलियो बनाया हो जो कि इक्विटी में हैवी हो, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जाए? क्योंकि देखिए, बॉन्ड यील्ड भी बढ़नी शुरू हो गई है, हम देख रहे हैं बजट के बाद से तो हमें लगातार इनमें जो अब बढ़त दिखाई दे रही है। ब्याज दरें साफ तौर से पूरी दुनिया में बढ़ रही है, हम भी एक नए इंटरेस्ट रेट साइकिल में अब चले ही जाएंगे, बस कुछ ही महीनों की बात है। तो ऐसे में पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का समय आ गया है। देखिए, इसमें एक ही सोल्यूशन सबके लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं एग्जांपल के तरह से एक बता सकता हूँ। अगर किसी का इंटेंडेड इक्विटी एलोकेशन, यानी कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 60% या 60% इक्विटी में डालना है और बाकी फिक्स्ड इनकम में डालना है, तो अगर उन्होंने 2021 में इस एसेट एलोकेशन से स्टार्ट किए थे, तो शायद वो जो 60% है वो बढ़कर 70 हो गया होगा या 65 हो गया होगा। तो जहां पे भी वो आज के दिन में है, वो शायद उनके इंटेंडेड लेवल से ऊपर है। तो उस हिसाब से उनको आज मार्केट गिर रहा है इसलिए नहीं, लेकिन हर बार हर टाइम पीरियड के बाद उनको रिव्यू करना चाहिए और उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको रीबैलेंस करना चाहिए। शुरुआत में आपने वैल्यूएशंस का जिक्र किया है, यहाँ पर अगर मैं कैटेगरी वाइज खास स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस की बात करूँ, तो आपको कंपनियां कहाँ दिख रही हैं, कैसे दिख रही हैं? देखिए, जो 2020 में या 2021 के बिगिनिंग में जो था वैल्यूएशन कंफर्ट मिड और स्मॉल कैप में, वो नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों सेगमेंट लार्ज कैप से बहुत ज्यादा ही अच्छे के हैं। अगर आप दोनों सेगमेंट को देखते हैं, वो दुगना या तिगुना रिटर्न्स दिए हैं लार्ज कैप को कंपैरिजन। तो उस हिसाब से वहाँ पे जो वैल्यूएशन कंफर्ट था वो आज के दिन में नहीं है। और जैसे मैंने बताया, अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेशंस हैं 2023 का, तो उसमें भी एक तरफा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। कुछ कंपनीज अच्छे करेंगे, कुछ शायद अच्छे नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से जो रिटर्न्स होगा उसमें भी काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। जो मार्केट में हम सोच रहे हैं कि वोलेटिलिटी पिछले साल से ज्यादा रहेगा, अगर आप मिड और स्मॉल कैप की एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो वहां पे शायद वोलेटिलिटी और भी ज्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से हम जो इन्वेस्टर्स को सजेस्ट कर रहे हैं आज के दिन में, अगर मिड एंड स्मॉल कैप में किसी को निवेश करना है
तो उनको लमसम से ज़्यादा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के रूप से डालना बेटर है। और ऑल्सो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। अगले 6 महीने, अगले 1 साल के लिए नहीं करना चाहिए, 3 से 5 साल मिनिमम करना चाहिए। ये आपने काफी अहम बात कही है कि लमसम निवेश करने से बचें और एसआईपी और किश्तों में निवेश करें बाजार में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इक्विटी और डेट दोनों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कहाँ लमसम अपनाएं और कहाँ आप एसआईपी या किश्तों में निवेश करने की प्रक्रिया अपनाएं? हर्षा जी। देखिए, कोई भी एसेट क्लास को आप लेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्क तो होता है, रिस्क फ्री तो नहीं है। अगर आप फिक्स्ड इनकम में भी डाल रहे हैं तो वहां पे भी उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन वहां पे जो रेंज बोलते हैं वहां पे बहुत ज्यादा रेंज नहीं, 1-2% का ऊपर नीचे होगा। वो शायद काफी इन्वेस्टर्स सह सकते हैं, लेकिन इक्विटी में हम देखते हैं तो वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से जो इक्विटी में निवेश कर रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि इस मार्केट में या कोई भी मार्केट में आपका पैसा ऊपर नीचे हो सकता है एनएवी, तो इसलिए लंबी अवधि के लिए करें और सिस्टमैटिक रूट से करें। बल्कि अगर लमसम करना है तो डेट में भी रिस्क है, लेकिन शायद कम रिस्क होगा, कम वोलेटिलिटी होगा, तो वो शायद बेटर सूट करेगा। डेट पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हर्षा जी, डेट का चुनाव किस तरह से इस करंट सिनेरियो में हमें करना चाहिए? बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास, तो 16 कैटेगरी हैं डेट फंड्स की, जहां पर पारदर्शी तरीके से और बेहतर समझाइश के तरीके से एक निवेशक सिलेक्ट कर सकता है अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी विकल्प अभी क्योंकि इतने ज़्यादा हैं डेट कैटेगरी में कि चुनाव करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट टर्म में अगर किसी को पार्क करने हैं तो किस तरह के फंड्स का इस्तेमाल करें, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स की ओर क्या रुझान रखना चाहिए, तो इसको लेकर सवाल है निवेशकों की बहुत ज्यादा। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, जैसे इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ने का आशंका है तो शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप लॉक इन कर देंगे तो आज के जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं उस पे आपका निवेश लॉक इन हो जाएगा, तो आपका रिटर्न्स कम रहेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगा तभी भी, तो इसलिए शॉर्ट टर्म फंड्स में एक निवेश कर सकते हैं। या नहीं तो जैसे आपने बोला टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, जहाँ पे आपको पता है कि मैच्योरिटी कब है और लाइकली रिटर्न्स क्या होंगे, तो उस हिसाब से आपको क्लियरली पता रहेगा कि कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं और क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से अच्छी रास्ता। हर्षा जी, हमने देखा है पिछले साल बहुत सारी थीम्स निकली हैं निवेश को लेकर। कई सारे तरह इनोवेटिव फंड्स लॉन्च किए गए हैं एएमसीज के जरिए। एसेट क्लासेस तो नहीं कहूंगी, लेकिन निवेश के विकल्पों में एक क्रिप्टो करेंसी भी उभरा है, एनएफटी भी उभरा है। कई तरह की ऐसी नई तरह के निवेश के विकल्पों में निवेशकों का रुझान, लोगों का रुझान हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अब बजट में यहाँ पर गाजगिरी है, जहां पर क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगा दिया गया है। बहुत सारे छोटे या रिटेल निवेशक हैं जो क्रिप्टो में पैसा कमाकर एक्सपीरियंस कर चुके हैं बेसिकली, लेकिन अब क्योंकि इस पर टैक्स लग गया है तो कहीं ना कहीं उनमें सवाल है कि अब कहाँ जाया जाए। एक तो बात यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक के जरिए निवेश करते हैं तो आपके पास एक रेगुलेटर है, जहां पर अगर आपके साथ कुछ हो जाए गड़बड़ी तो फिर आप शिकायत तो कम से कम किसी का दरवाजा खटखटाकर बोल सकते हैं कि भैया हमारे साथ तो यहाँ घाटा हो गया है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो तमाम छोटे निवेशक जो कि क्रिप्टो में पैसा कमा चुके हैं लेकिन अब टैक्स लगने की वजह से उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहते हैं, उन्हें आ जाना चाहिए म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स की ओर एक रणनीति के तहत। क्या कहेंगे उनके लिए आप? देखिए, मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इक्विटी अगर आप देखेंगे, कोई भी मार्केट हो और कोई भी टाइम में किसी ने इन्वेस्ट किया है, अगर लंबी अवधि के लिए किए हैं तो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ देखने को मिलेगा, उस हिसाब से इक्विटी फंड्स भी रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लास्ट 10 साल या 20 साल का भी रिटर्न्स निकाल के देखेंगे, जरूर वोलेटाइल रिटर्न्स होते हैं, कुछ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आपके रिटर्न्स बाकी सारे एसेट क्लासेस से बेहतर मिला है। तो हमारा मानना यही है कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है आगे जाके नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स में, वो काफी अच्छा है, और उस हिसाब से इक्विटी मार्केट्स में भी अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। और ये जो वोलेटिलिटी है आज के दिन में यूक्रेन रशिया के लेते हुए वोलेटिलिटी है, कल कुछ और
चीज के हिसाब से वोलेटिलिटी हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि पहले भी अगर आप पहले के 5 या 10 साल देखेंगे, काफी सारे ऐसे इश्यूज हो गए हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एनबीएफसी में क्राइसिस हुआ, काफी सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए, कोविड के चलते हुए 2 साल का डिसरप्शन था। लेकिन ये सब के बावजूद इक्विटी में जो लंबी अवधि के लिए निवेश किए हैं उनके लिए रिटर्न्स तो अच्छे ही बने हैं। तो हमारा मानना यही है कि इक्विटी हर एक के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ होना चाहिए अलोकेशन। वो कितना होना चाहिए वो हर एक के लिए सेम नहीं रहेगा। तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके अपने रिस्क प्रोफाइल से तुलना करके फिर डिसाइड करना चाहिए। हर्षा जी, निवेश की एबीसीडी एक ऐसा शो है जहां पर हम निवेशकों को निवेश की बारीकियां तो समझाते ही हैं और एक एक्सपर्ट के जरिए समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस एक्सपर्ट की भी इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात करते हैं ताकि निवेशकों को एक कॉमन कनेक्शन मिल जाए उस एक्सपर्ट के साथ और लगे कि जो शख्स हमारे पैसे संभाल रहा है उनका भी एक निवेश का सफर रहा है। तो आपकी निवेश की शुरुआत, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आपने कैसे की है? आपकी सीख अब तक क्या रही है इस पूरी जर्नी में? देखिए, मैं इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, दूसरों का पैसा मैनेज करता हूँ और मेरा पैसा भी इक्विटी मार्केट्स में ही लगा हुआ है। हमारे पैसे भी हमारे ही फंड्स में लगे हुए हैं। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी टिल्टेड ही रहा है। जो रियल एस्टेट हो गया या फिक्स्ड इनकम हो गया, वो जो जरूरत के लिए जितना चाहिए उतना ही है और बाकी सब इक्विटी में ही है। और मैं यूजुअली उसको लंबी निवेश के हिसाब से देखता हूँ। अभी मार्केट ऊपर है या नीचे है उसमें हम ज्यादा सोच के ट्रेड करके अंदर बाहर नहीं करते हैं। वो जो इन्वेस्ट हो रहा है वो हो रहा है और जब भी रिक्वायरमेंट आएगी तभी हम उसको देखेंगे कि वहां से कितना विड्रॉ करके जो भी आपके लिक्विडिटी के लिए चाहिए या कुछ दूसरे एसेट खरीदने के लिए चाहिए उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से पर्सनल जर्नी रहा। हर्षा जी, पहला निवेश क्या था आपका? वो तो बहुत पहले था, जब भी फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उसी टाइम पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था। तो वहां से तो काफी सारे मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते करते फिर फाइनली पोर्टफोलियो मैनेजर भी बन गया। कोई गलती हुई है जो आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एक सबसे बड़ा लेसन रहा है, जो आप शायद दर्शकों को, निवेशकों को बताना चाहें कि ऐसी गलती करने से बचें? नहीं, वो निवेश के जर्नी में क्या, आई मीन जैसे हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर हम 50 स्टॉक लेते हैं या 100 स्टॉक लेते हैं, हर एक स्टॉक हर टाइम में अच्छे रिटर्न देंगे। तो हर एक में गलती होता है। जो आप 10/10 सोचते हैं या बुलजाई बोलते हैं आर्चरी में या 10/10 जिम्नास्टिक्स में बोलते हैं, वो तो वहीं पे हो सकता है। इक्विटी मार्केट्स में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप 10 में से 6 भी अगर आपके कॉल्स ठीक हो गए वो बहुत बढ़िया माना जा सकता है। क्योंकि हर एक जो आप प्रोजेक्ट करते हैं या अनुमान लगाते हैं वो तो सही नहीं होगा। तो उस हिसाब से आपको ये मान के इन्वेस्ट करने चाहिए कि कुछ ना कुछ जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो गलत होगा। लेकिन वो जो गलत डिसीजन हो रहे हैं वहां पे ज्यादा पैसा नहीं खोना चाहिए और जो सही डिसीजन है उसमें लंबे अवधि के लिए निवेश रख के आपको ज्यादा कमाना चाहिए। तो यही एक मोटो होना चाहिए। हर्षा जी, वैसे तो ये पूरी इंटरैक्शन एक निवेश की पाठशाला जैसी रही है जहां पर आपने बहुत सारी समझाइश दी है, बहुत सारे मुद्दों को आपने कवर किया है, लेकिन फिर भी जाते जाते आखिरी सवाल, इतनी सारी बाजार की साइकिल्स आपने देखी है, आपका इतना ज्यादा अनुभव है, वो निवेशकों को जो कि लंबी अवधि के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाकर बैठे हैं, वर्ड ऑफ कॉशन या एडवाइस आप अंत में क्या देंगे? देखिए, यही जो मैंने सबसे पहले बोला कि आपका जो एसेट एलोकेशन है वो हर बार मॉनिटर करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ही एक एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करता है या आउट परफॉर्म करता है, आपके एसेट एलोकेशन चेंज हो जाता है। तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क प्रोफाइल जो है उस हिसाब से एसेट एलोकेशन भी चलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर 2021 में X% रिटर्न्स आए तो ये मत सोचिए कि 2022 में भी X आएगा या X से ज्यादा आएगा। आ भी सकता है, लेकिन हमको यही देखना चाहिए कि अगर आप लंबी अवधि में एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी में अगर लंबी अवधि का रिटर्न्स देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो 14-15% है। तो वो आपको मिलेगा अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। तो कोई एक साल में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 40% रिटर्न मिल जाए और किसी साल में ये भी हो सकता है कि आपके 20% कम भी हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये पिछले साल में क्या हुआ है उसको देख के निवेश करना बहुत गलत बात है। उससे ज्यादा ही
मिस्टेक्स होते हैं, उससे अच्छा आपको अगले 5, 6, 10 साल कैसे दिखते हैं भारत के इकोनॉमी का, और उस हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने हर्षा जी। यहाँ पर इस तरह के ट्रिगर्स बाजार में अक्सर आते हैं और एक तरह से देखा जाए तो जिन निवेशकों ने अपने निवेश की शुरुआत की है उन्हें इस तरह के ट्रिगर्स और बाजार की इस तरह की चाल से ये सीख लेनी चाहिए कि कुछ भी हो अपने निवेश को बरकरार रखें, अपने निवेश को रोकें ना। और बाजार की गिरावट में डर तो जरूर लगता है लेकिन थोड़ा सा हौसला जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा उपाध्याय, आपने समय निकाला हमारी इस पेशकश के लिए।